भी उठ रहे हैं कि आखिर वो उस स्टैंड की जब हम बात करते हैं तो ईरान के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी रिश्तों में हमेशा सुधार करने की बात कही जाती है, अप्स डाउन देखते हैं, इजराइल के साथ में दोस्ती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका इजराइल को फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है। हाल फिलहाल में उसने अभी और करोड़ों की हथियार उसे और सप्लाई कर दिए हैं कि वो इस युद्ध को कंटिन्यू कर ले। मैम, आगे आने वाले समय में इसका असर ग्लोबली क्या दिखाई देता है आपको, और यूएस की पब्लिक क्या सोचती है कि भारत के साथ मजबूत संबंध कायम रखने चाहिए अमेरिका को या नहीं? दूसरी तरफ वहां के लोग इस वॉर को लेकर के कितने डिवाइडेड दिखाई देते हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, ये डिपेंड्स, आंसर भी डिपेंड करेगा आपको किसको पूछा। आपने अगर न्यूट्रल किसी को पूछा, जैसे मैं न्यूट्रली एनालाइज करती हूँ, किसी का पक्ष में नहीं देखती हूँ, इधर लेफ्ट और राइट, मेरा जो रिस्पॉन्स होगा डिफरेंट होगा। लेकिन आपने रिपब्लिकन किसी को पूछेंगे तो डिफरेंट होगा, लेफ्टिस्ट को पूछेंगे तो वो भी डिफरेंट होगा। आप जो मागा फैक्शन जो है रिपब्लिकन पार्टी की, इनके हिसाब से तो यही सही है। इनके हिसाब से टेररिस्ट घोषणा किया है ईरान को, वॉर ईरान को खत्म करना चाहिए। दिस इज एज क्लियर एज पॉसिबल, डे एंड नाइट, देयर इज नो अदर ऑप्शन इन बिटवीन। उनको अच्छा लग रहा है कि एक अनप्रोवोक्ड इलीगल वॉर, इलीगल जो वॉर है सिर्फ डोमेस्टिकली भी नहीं, सिर्फ इंटरनेशनली भी इलीगल वॉर है। अनफॉर्चुनेटली मागा फैक्शन के लिए यही सही है और डोनाल्ड ट्रंप सही किया है। डेमोक्रेट को अगर पूछेंगे ये इलीगल वॉर है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा है कि अमेरिका कौन होता है दुनिया भर का हर जगह में जाके डिसिप्लिन करने वाले, अपना दबदबा रखने के लिए वो बोले कि वो डिसाइड करेंगे कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है, कौन जिएंगे कौन मरेंगे, कौन किसके साथ आपने ये बात कोट की, तो मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली ट्रंप की ओर से ये भी कहा गया कि अगर ईरान अपना नया सुप्रीम लीडर भी चुनता है तो उससे पहले मुझसे बात करनी चाहिए, मुझसे पूछना चाहिए, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इसमें भी होना चाहिए और उस बेसिस पे ये डिसाइड हो कि सुप्रीम लीडर अगला ईरान का होगा कौन, क्योंकि हमने वेनेजुएला में भी ऐसा ही होते हुए देखा। तो क्या ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अपने आप को रखना चाह रहे हैं ट्रंप? दूसरी तरफ वो अपने आप को फुल फ्लैश तरीके से दिखाना चाहते हैं कि बादशाह अगर कोई है तो वो सिर्फ अमेरिका है। ट्रंप की अगर आपने स्टडी किया है उसको, उनका पर्सनालिटी, ही इज ए नार्सिसिस्ट। अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको 10 साल सपोर्ट किया था बिकॉज ऑफ व्हाट ही सेड। लेकिन ये ट्रंप 2.0 में फर्स्ट ईयर में उनका जो 180 डिग्री पलटी मैंने देखी है, दिस हैज बीन एक्सट्रीमली मैसिव बैकस्टैबिंग था हमारे लिए, बिट्रेयल था हमारे लिए। हमने उनको ये इसके लिए नहीं सपोर्ट किया था। देखिए, उन्होंने एक नो वॉर प्रेसिडेंट के हिसाब से आपने आपको दिखाया, आज नो वॉर से जाके उन्होंने एक लिटरली मेजर वॉर शुरू कर दिया जो ग्लोबल वॉर में धीरे धीरे चेंज हो गया। ठीक है। अब आप ट्रंप के बारे में अगर आपने ये बोला है कि वो he doesn't think he is an elected official of America, he thinks he is the king of world। वो जो भी कहेंगे कुछ भी होने वाला है। मैंने उसका रिस्पॉन्ड ये किया था, तो इसका मतलब क्या हम अमेरिका का जो लीडर है वो बाकी कंट्री चूज करेंगे? ये तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उधर पहुंच चुके हैं। मैम, लौट रही हूं मैं आपके पास बस 1 मिनट में। एक बड़ी खबर है, ये भी दर्शकों को बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। उनकी ओर से कहा गया कि आज रात ईरान पर बड़ा हमला होगा। तो ईरान के बुरे बर्ताव की वजह से भीषण हमले जारी है, ये अमेरिकी ट्रंप कह रहे हैं। यानी कि देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप और ट्रंप की ओर से अब ये कह दिया गया है कि ईरान को अभी भी संभल के रहने की जरूरत है और आज रात एक बार फिर ईरान पर एक बड़ा अटैक कर सकता है अमेरिका। तो ईरान के बुरे बर्ताव की वजह से ये सभी हमले ईरान को झेलने पड़ रहे हैं, ये अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है। एक बार फिर से हम अब मेहमानों के पास चलेंगे और पूर्णिमा नाथ जी, क्योंकि आप अपनी बात कंप्लीट कर रही थी, उसे कंप्लीट कर लीजिए और इस बात को भी जरूर उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा कि क्या जिस तरीके से ट्रंप कह रहे हैं, ईरान को धमकियां दे रहे हैं, तो ये अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश है क्या? देखिए, जो ईरान इज द ओनली कंट्री हु एक्चुअली चैलेंज्ड अमेरिका, वो इसीलिए उनको टेररिस्ट भी घोषणा करवा दिया यहाँ से। दोनों पार्टी इज वॉरमॉन्गर्स। कोई ये पूछ नहीं रहा है कि अमेरिका कौन होता है ऐसे टेरराइज करने वाले दुनिया में। एट द एंड ऑफ द डे ये जो वार है, इट इज मोर देन जस्ट लेबल, टेररिस्ट है टेररिस्ट नहीं है, ये एक रिलीजियस वार भी है। इनको लिटरली लोग यह कह रहा है, यहाँ पे मागा जो फैक्शन है वो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को अनॉइंट करा गया है, जीसस क्राइस्ट ने खुद अनॉइंट किया है उनको ये वॉर शुरू करने के लिए। और ऊपर से ये भी बोला जा रहा है कि इट वाज सैंक्शन्ड, द वॉर वाज सैंक्शन्ड बाय गॉड। आप समझ नहीं रहे हो, दिस इज ये
मेजर इशू है यहाँ पे, ये क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम का जो वार है ना, बाकी सब हमारे जैसे लोग उसको पे करेंगे, मैसिव प्राइस भी पे करेंगे, ये कोई समझ नहीं रहा है। दिस इज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। इसको अमेरिका को ऑयल स्टील करना है, ऑयल पे कब्जा करनी है, दुनिया में यूएस डॉलर का दबदबा रखना है, अमेरिका को सुप्रीम पावर का एक लेवल चाहिए। और ट्रम्प को फर्क नहीं पड़ रहा है कितने लोग मर रहे हैं, कितने कहाँ कहाँ के लोग मर रहे हैं, उनके हिसाब से अगर कोई लोग यहाँ के अमेरिका का नाम मरे, दैट्स इट। ठीक है। बट ये भी है कि हमारे यहाँ पे सब लोगों के पीछे एक टारगेट तो लगा दिया। आप मुझे बताइए, जो 1953 में आपने एक बार ऑपरेशन एजेक्स ने आपने एक बार कू करवा के रिजिम चेंज करवा के मुसद्दक को हटा के आपने शाह को बिठाया था, आज वही बात हो रही है। अब कोई ये बात नहीं कर रहा है, 1953 से वो बात ही नहीं कर रहा है, 1979 से उनका हिस्ट्री शुरू होती है। ईरान इज पर्शिया, ईरान इज नॉट ईरान, ईरान इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, जैसे चाइना है, जैसे इंडिया है। आप वहां पे जाके अपना दबदबा दिखाते हो, आप इंडिया को जाके बोल रहे हो इंडिया इज द गुड ठीक है मैम। एक्टर, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है कि रशिया से बिजनेस करे। भाई आप कौन होते हो? आपको क्वेश्चन उठाना चाहिए, आपको क्वेश्चन करना चाहिए। और जैसे लोग हैं आपके ये क्रिस्टोफर लैंडो जाके इंडिया में बोल के इंडिया में जाके एक भाषण दे रहे हैं इंडिया को, आप उनको उधर से निकालिए। मैं तो सीधा सीधा बोलती हूँ, क्यों आप सह रहे हो? दिस इज अ शेम फॉर इंडिया, दिस इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल नेशन। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ मैं लौट रही हूँ मैम। अब मैं अनुज सर का भी अब रुक करूंगी, उसके बाद मुझे गौरीशंकर गुप्ता सर के पास भी जाना है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सर, अनुज सर, जब सवाल इस तरीके के युद्ध के हालात के आते हैं तो फिर किसी भी आर्मी के पास में क्या फुल फ्लेश्ड वॉर की शुरुआत करने की अपने पास वो डिसीजन होती है, या फिर इंतजार करना होता है कि माहौल किस ओर जा रहा है, उस बेसिस पर आर्मी अपना अगला मूव डिसाइड करे कि हमें करना क्या है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आप सभी लोगों से सुन लिया कि अमेरिका अभी ये क्लियर ही नहीं कर पा रहा है कि उसे चाहिए क्या। वो रिजीम चेंज चाहता है, अपने पावर को और ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश वो ग्लोबली करना चाह रहा है, या आखिर उसका माइंडसेट क्या है? तो ऐसे में आर्मी की स्थिति क्या होती है किसी भी देश के लिए? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आर्मी का काम बिल्कुल साफ साफ है। जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो जाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम करना। अब देखिए, मैं ये आपको निश्चित रूप तौर पर बता सकता हूँ श्रुति, कि इनके मिलिट्री कमांडर्स ने ये जरूर बताया होगा ट्रंप को कि दिस इज गोइंग टू बी ए टेरेबल मेस, और ये बहुत जबरदस्त मिलिट्री डिजास्टर प्रूव होगा। और ये हो रहा है अमेरिका के लिए डिजास्टर प्रूव। आप देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि वो लगातार इसके ऊपर हमले कर रहे हैं। आप उसको तो, ईरान तो छोड़िए, वो बहुत बड़ा देश है, ईरान का इतिहास है, ईरान का भूगोल उसके साथ है, लेकिन आप गाजा का क्या कर पाए पिछले 3 साल में, आप मुझे बता दें। तो ये संभव नहीं है। देखिए, जब तक आप किसी भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन का क्लियर कट एम बनाएंगे, और उस एम को सार्थक करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। आप अगर रिजीम चेंज करना चाहते हैं तो आपको वहां पर जमीन पर अपने फोर्सेस उतारनी पड़ेंगी, और जमीन पर फोर्सेस बूट्स ऑन ग्राउंड। और वो बूट्स ऑन ग्राउंड कितने होते हैं? जब आप हमलावर होते हैं, कम से कम जो शत्रु है उससे 2-3 गुना 4 गुना उसके आपको संख्या की आवश्यकता है। ईरान के पास 6 लाख आर्मी है, 1,20,000 IRGC हैं, आपको वहां 15 लाख की फौज चाहिए। कहां से आपकी फौज आएगी? मुझे लगता नहीं है कि उनको पता है कि किस डिजास्टर में उनकी आर्मी फंस गई है। देखिए, वो जमाना समाप्त हो गया। इट्स जो अभी जो परिस्थिति है वो अट्रिशन वॉरफेयर होता है, कि आप शत्रु के ऊपर इतना अट्रिशन करें, उनका इतना फोकस ये होता है कि उनके ऊपर इतना बारूद गिराएं कि उनकी लड़ने की क्षमता, मैन मटीरियल और मोरल तीनों पे डेंट लगाना पड़ता है। उनकी सेनाओं को कम करो, उनके लड़ने की क्षमता को कम करो, और उनका मोरल कम करो। और मुझे जो लग रहा है कि अभी अभी किसी भी तीनों में से किसी भी चीज में मुझे कोई बहुत बड़ा डेंट होता हुआ नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने हायरार्की की खत्म कर दी है, लेकिन बावजूद उसके वो दोबारा उनकी पूरी लीडरशिप दोबारा खड़ी हो गई है। और जनता, आवाम जो है ईरान की, वो जो उन्होंने सोचा था ट्रंप ने पहले कि मैं पूरी आवाम को खमनाई के विरुद्ध में खड़ा कर दूंगा, वो कहीं नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये मिलिट्री करती रहेगी जो उसको कहा जाएगा, लेकिन ये एक बहुत गलत मिलिट्री मिसएडवेंचर इसको मैं कह सकता हूं। और एक चीज और आप समझ लीजिए, स्टेक्स यूएस के लिए बहुत ज्यादा हैं। अगर ईरान ने 1 या 2 उनका युद्धपोत समंदर में डुबो दिया तो ईरान, अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इस दुनिया में। दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी, सबसे बड़ी नेवी, दिस दैट एंड द अदर, अगर वो अब्राहम लिंकन नीचे चले गए तो
उनका समाप्त हो जाएगा। एक चीज और मैं छोटी सी बताना चाहता हूं, मेरे को 30 सेकंड और दीजिए, और वो ये है कि हम बार बार इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने हम अब पूरे अपने, दे हैड नॉट पुट ऑल देयर एग्स इनटू वन बास्केट। हमारा सिर्फ 40% तेल वहां से आ रहा था। अब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर दिया था, और पिछले 2.5-3 महीनों में मेरा यह मानना है कि हमने अफ्रीका से, वेनेजुएला से लगातार बातचीत रही, क्योंकि हमें पता था कि इस प्रकार का कोई कार्रवाई होनी चाहिए, होने वाली है। लेकिन असर इसका लगातार होता रहेगा। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ तेल 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 की बात कर रहे हैं, तेल के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर। जो जो गल्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, गल्फ कंट्रीज से हमारा 240 बिलियन का ट्रेड होता है, वो ट्रेड भी उसमें शामिल हो रहा है। अब ठीक है 80-90 लाख हमारे लोग वहां पर हैं। तो ये तमाम चीजें मिलाकर के कंबाइंड इंपैक्ट इंडिया के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है सर, लौटूंगे मैं आपके पास। अब मैं गौरी शंकर सर का रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि सर जब डिप्लोमेसी का सवाल आ रहा है तो इसमें ये भी बार बार मुद्दा उठता है कि आखिर यूएन क्या कर रहा है। क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास वो पावर है कि वो इस पूरे युद्ध के हालात को डी एस्केलेट कर सकता है? सुरभि जी नमस्कार, आप सभी को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, आप जानती हैं यूएन तो ऑलमोस्ट ये समझिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिफंक्ट है, बट ऑलमोस्ट डिफंक्ट ही है। यूएन में कोई स्टेप आज तक किसी वार के लिए मेरे को रिसेंट हिस्ट्री में नहीं लगता कोई लिया है ऐसा जिसमें बाहर रोका गया हो। तो अभी तो यूएन को तो आप भूल जाइए। अभी जो है ईरान के जो है वाइस फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में है, वो अपने रायसीना डायलॉग के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन दिया है, मैं उनके वर्ड्स को सुन रहा था। वो चाह रहे हैं कि हमारा डायलॉग वापस चालू हो, क्योंकि ईरान अंडर प्रेशर है। ईरान में उनकी जो एयर पावर तो करीब करीब खत्म हो गई है, उनकी नेवी भी आधी से ज्यादा खत्म हो गई है। तो वो अब अमेरिका का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका को जरूर लॉसेज हो रहे होंगे, आई सपोज, उनको भी अपनी चिंता है, लेकिन अमेरिका के सामने ईरान कहीं स्टैंड आउट नहीं करता है। और उसी वजह से जो है वो अब डायलॉग का रास्ता ढूंढना चाहते हैं, और वो चाहेंगे कि किसी तरह से उनकी डायलॉग होके सरकार बच जाए। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, मैं पूर्णिमा जी के शब्दों को सुन रहा था। देखिए, ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट कहने के लिए है, लेकिन वो उनका बिहेवियर सिविलाइजेशनल नहीं रहा। उन्होंने जिस तरह की बर्बरता और अत्याचार औरतों के ऊपर किए हैं, जिस तरह का आतंकवाद के लिए उन्होंने पूरे गल्फ कंट्रीज को परेशान किया है। मैं बहरीन में रह चुका हूँ, वहां के लोग डरते थे बिल्कुल ईरान से, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 9 करोड़ की है, और उन लोगों की पॉपुलेशन कईयों की कुछ लाख में है, कईयों की 1-8 करोड़ है। तो वो बिल्कुल डरते रहते थे, वहां आतंकवाद रहता था ईरान का। तो ये चीज, और इजराइल को तो उन्होंने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दिया हुआ था। तो इन चीजों को देखते हुए ईरान का जो सिविलाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हो बिल्कुल नहीं था। आपने देखा अभी जो उनके अगेंस्ट में विद्रोह हुआ था सरकार के अगेंस्ट में, उसने एस्टिमेट है कि 6,000 से 20,000 के बीच में लोगों को मारा गया है। ये क्यों सिविलाइजेशनल स्टेट की कहानी कह सकते हो क्या आप? ये बिल्कुल नहीं है। वहां पे जो है ना, बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट मुल्लाओं का रूल था। तो वो रूल जो है वो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा था। तो इसीलिए उसको ये प्रतिबल भोगना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में नहीं बोल रहा, वो भी दादागिरी दिखाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं पूरा ऑयल कंट्रोल करूं, लेकिन ईरान का बिहेवियर भी ठीक नहीं था, और इसी की वजह से उनको ये युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, पूर्णिमा जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पहले हम आप बता दें कि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बयान सामने आया। जंग में अब तक 1765 लोग घायल हुए हैं, ये इजराइल की ओर से क्लियर मैसेज बताया गया है। और ये भी जानकारी साझा की गई है कि 118 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि उन्हें उचित इलाज मिल सके। तो फिलहाल 1765 लगभग ऐसे लोग जो कि बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, उन्हें चोट लगी है। 118 लोगों को अब तक अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है, उनका इलाज जारी है। एक बार फिर हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। पूर्णिमा जी, आप कुछ कहना